एक अविश्वसनीय कहानी घटित हुई है। प्यारे श्रोताओं और शिक्षकों, हम जिस जगह जा रहे हैं वह भारत है ना? पाकिस्तान नहीं, है ना? मेरा नाम मार्टिन बालाक है और मैं प्राग के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में इतिहास शिक्षक हूँ। उस वक्त मैं बहुत भ्रमित था, 25 छात्रों के साथ, जिनकी मूल योजना दिल्ली जाकर खरीदारी और मस्ती करने की थी। एक अप्रत्याशित धूल भरी आंधी तूफान के कारण विमान को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ईजीई नई दिल्ली पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। 16 वर्षीय छात्रा प्रिया ने कांपते हुए चिंतित स्वर में पूछा, शिक्षक, भारत कैसा देश है? क्या यह बहुत खतरनाक होगा? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, ये बच्चे जो एक प्रतिष्ठित यूरोपीय स्कूल से आए थे और भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ 48 घंटों के बाद अपने माता पिता को फोन कर रहे थे और कह रहे थे, माँ, मैं इसी देश में कॉलेज जाना चाहती हूँ। पिताजी, जैक चैक गणराज्य, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 5 मिनट पहले की चिंता तुरंत गहरे लगाव और प्रशंसा में बदल गई थी। ऐसा परिवर्तन सचमुच विस्मयकारी था। रात 2 बजे अकेली घर लौटती छात्रा, सुविधाजनक एटीएम, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली प्रणाली, और सबसे महत्वपूर्ण, वे भारतीय लोग जिन्होंने हमें विदेशियों को अपने परिवार की तरह गर्मजोशी से गले लगाया। शिक्षक के रूप में दुनिया घूमने के मेरे 15 वर्षों के दौरान यह पहली बार था कि मेरे छात्रों ने कहा कि वे घर नहीं लौटना चाहते। यहां तक कि प्राग लौटने के बाद भी माता पिता लगातार मेरे पास आते रहे, शिक्षक, क्या भारत सचमुच इतना सुरक्षित है? क्या मेरे बच्चे को वहां पढ़ने भेजना ठीक रहेगा? उन 48 घंटों में क्या हुआ था? अब मैं आप सभी को यह अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम मार्टिन बालाकर है। मैं 15 वर्षों से प्राग के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में इतिहास शिक्षक हूं। पिछले सितंबर में मेरी अगुवाई में नई दिल्ली की यात्रा शुरू हुई। प्राग हवाई अड्डे से चले 25 छात्र चेक गणराज्य के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक के बच्चे थे। यह एक विशेष यात्रा थी जिसके लिए माता पिता ने 1 साल पहले से योजना बनाई थी। हमारी योजना नई दिल्ली के प्रसिद्ध बाजारों का दौरा करना और भारतीय संस्कृति का अनुभव करना था। लेकिन जैसे ही विमान साइबेरिया के ऊपर से उड़ान भरकर दक्षिण एशिया के हवाई क्षेत्र के करीब पहुंचा, घोषणा हुई, इस समय एक शक्तिशाली धूल भरी आंधी तूफान चल रही है, जिसके कारण कई हवाई अड्डे बंद हैं। हम सबसे सुरक्षित वैकल्पिक लैंडिंग स्थल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पर उतरेंगे। छात्रों में हलचल मच गई। कई लोगों को भारत के भौगोलिक स्थान का केवल एक अस्पष्ट विचार था, कुछ तो डर के मारे सफेद पड़ गए थे। सच कहूं तो मुझे भी घबराहट महसूस हो रही थी। भारत के बारे में मेरी जानकारी केवल ताजमहल और दिल्ली के मसालों तक सीमित थी। सुबह 1:10 बजे हमारा विमान ईजीई हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैं पूरी तरह से हैरान था। सामने का दृश्य यूरोप के किसी भी हवाई अड्डे की तुलना में अधिक उज्ज्वल और भविष्यवादी था। विशाल कांच के अग्रभाग चमक रहे थे, जो प्राग के पुराने हवाई अड्डे के विपरीत एक भविष्य के शहर जैसा लग रहा था। टर्मिनल में कदम रखते ही मुझे पहला आश्चर्य हुआ। भले ही आधी रात हो चुकी थी, सभी सुविधाएं पूरी तरह से चालू थीं। हेल्प डेस्क पर कर्मचारी मौजूद थे और सफाई कर्मचारी फर्श को सावधानी से पोंछ रहे थे। यूरोप के हवाई अड्डों पर रात में अधिकांश सेवाएं ठप हो जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। इमिग्रेशन चेक का इंतजार करते समय मुझे दूसरा आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से विदेशियों का इतना बड़ा समूह अचानक पहुंच जाने के बावजूद हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने थोड़ी सी भी घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने तुरंत हमारे लिए चेक भाषी अनुवादक की व्यवस्था कर दी। दुनिया भर में छात्रों को ले जाते हुए 15 वर्षों में मैंने ऐसी त्वरित और शांत प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी थी। अनुवादक ने छात्रों की उम्र को ध्यान में रखते हुए धीरे और विनम्रता से स्थिति समझाई। उन्होंने होटल जाने के लिए परिवहन और अगले दिन की योजना की व्यवस्था में भी विस्तार से मदद की। यहां तक कि उन्होंने हमारी मूल रूप से नई दिल्ली में बुक किए गए होटल से संपर्क करने की पेशकश भी की। प्राग हवाई अड्डे पर इस स्तर की सेवा की कल्पना करना असंभव था। और भी विस्मयकारी था स्वचालित इमिग्रेशन क्लियरेंस सिस्टम। टच स्क्रीन का संचालन इतना आसान था कि पहली बार उपयोग करने वाले छात्र भी इसे आसानी से पूरा कर सकते थे। स्क्रीन पर अंग्रेजी सहित कई भाषाएं उपलब्ध थीं। अगर किसी छात्र को कोई समस्या होती तो कर्मचारी तुरंत मुस्कान के साथ मदद के लिए आगे आ जाते थे। सामान लेने की प्रक्रिया भी उतनी ही प्रभावशाली थी। बड़ी स्क्रीन पर हर उड़ान के सामान की स्थिति तुरंत दिखाई दे रही थी। सामान खोने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो यूरोपीय हवाई अड्डों पर आम बात है।
इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी होने और होटल बस का इंतजार करते हुए छात्रों के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए थे। चिंता गायब हो गई थी और उनकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह चमक रहा था। एक छात्र मेरे पास आया और आश्चर्य से कहा, शिक्षक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतना आधुनिक होगा। समय आधी रात को 1 बज चुका था। हम हवाई अड्डे की लग्जरी बस में सवार हुए। बस के अंदर साफ सुथरा था और सीटें आरामदायक थीं। ड्राइवर ने हमें विदेशी देखकर विनम्रतापूर्वक अंग्रेजी में जानकारी दी। होटल तक लगभग 1 घंटा लगेगा। सुरक्षा के लिए कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें। उसकी आवाज शांत और सौम्य थी। जैसे ही बस चुपचाप चली, खिड़की से बाहर का सुंदर रात का दृश्य दिखने लगा। हालांकि आधी रात थी, सड़कें अभी भी रोशन थीं और वाहन व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। जब बस एक फ्लाईओवर जैसे अक्षरधाम फ्लाईओवर से गुजरी तो छात्र अवाक रह गए। रोशनी से जगमगाता पुल एक शानदार दृश्य था जो प्राग के चार्ल्स ब्रिज से कम नहीं था। सबसे ज्यादा हैरानी छात्रों को उन खाने पीने की दुकानों को देखकर हुई जो सड़कों के किनारे कतार में थीं। आधी रात के बाद भी दुकानें जगमगा था रही थीं और लोग शांत भाव से चाय नाश्ता कर रहे थे। जैक, मैं इस समय तक ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं, किसी ने बुदबुदाया। फिर एक और छात्र मेरी ओर मुड़ा और पूछा, शिक्षक, क्या भारतीय लोग सोते नहीं हैं? एक और भी प्रभावशाली दृश्य था। आधी रात को अकेली घर लौटती लड़कियां। रात 1 बज चुका था, फिर भी वे बिना किसी डर या चिंता के आराम से चल रही थीं। चेक लोगों की आम धारणा है कि रात में अकेले सड़क पर चलना खतरनाक है, लेकिन यह नियम इस शहर पर लागू नहीं होता था। इस तथ्य ने छात्रों को बहुत चकित किया। जल्द ही बस शहर के केंद्र में पहुंची। गगनचुंबी इमारतों की रोशनी ने बस की खिड़की को रोशन कर दिया। नई दिल्ली का रात का नजारा इतना खूबसूरत था कि लगभग सांस लेना भूल गए। छात्रों ने वाह, यह अद्भुत है कहकर सराहना की और अपने स्मार्टफोन से तस्वीरें लेने लगे। यह दृश्य किसी भी यूरोपीय शहर से अधिक भव्य और आधुनिक था, मानो हमने भविष्य की दुनिया को पहले ही देख लिया हो। हम रात 2:30 बजे होटल पहुंचे, लेकिन आसपास का माहौल अभी भी जीवंत था। 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्तरां और कैफे की रोशनी पूरी सड़क को रोशन कर रही थी। सुविधा स्टोरों में भी ग्राहक आ जा रहे थे। मुझे लगा जैसे यह शहर कभी सोता ही नहीं। नई दिल्ली की रातें इतनी ऊर्जा से भरी थीं, जबकि चेक में इस समय पूरा शहर गहरी नींद में शांत हो जाता है। होटल में चेक इन करते समय मुझे इस यात्रा का आखिरी आश्चर्य हुआ। रिसेप्शनिस्ट ने छात्रों की उम्र को ध्यान में रखते हुए हमें सावधानी से शांत मंजिल पर कमरे आवंटित किए। उन्होंने नाश्ते का समय, पास के सुविधा स्टोर और रेस्तरां के बारे में विस्तार से बताया, और सबसे ज्यादा छू लेने वाला था उनका दिल से स्वागत, न कि सिर्फ औपचारिकता। उन्होंने गर्मजोशी से आंखों में देखते हुए कहा, भारत में आपका स्वागत है। इस बात को सुनते ही यात्रा की थकान गायब हो गई। लिफ्ट से ऊपर जाते समय एक छात्र ने मेरे कान में फुसफुसाया, शिक्षक, तो भारत ऐसा है। अन्य छात्रों ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ घंटे पहले तक जो बच्चे तनाव और चिंता से भरे थे, अब उनके चेहरे पर जिज्ञासा और उम्मीद की चमक थी। उस रात मैं उत्साह से सो नहीं पाया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि अगले 2 दिनों में मुझे और उन्हें किस तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। सुबह हुई, या यूं कहें कि कुछ घंटों की नींद के बाद सुबह 6 बजे कुछ छात्र जेट लैग के कारण उठ गए और पेट में भूख की शिकायत करते हुए गलियारों में शिकायत करने लगे। मुझे चिंता हुई कि इतनी सुबह कौन सा रेस्तरां खुला होगा। जब मैंने रिसेप्शन पर पूछा तो कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पास वाली इमारत में 24 घंटे खुली रहने वाली एक पराठा और चाय की दुकान है। मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इतनी सुबह दिन निकलने से पहले खाना, चेक में यह अकल्पनीय था। मैं 7 छात्रों को लेकर बाहर निकला। सुबह 6:30 बजे की नई दिल्ली पहले से ही जीवंत होने लगी थी। सूट पहने हुए दफ्तर जाने वाले, दौड़ते हुए लोग, सुविधा स्टोर में कॉफी खरीदने वाले। यह सुबह की शांत प्राग से बहुत अलग था। नई दिल्ली में एक नया दिन शुरू हो चुका था। जैसे ही हमने दुकान का दरवाजा खोला, खाने की खुशबू और गर्म हवा अंदर आई। दुकान में पहले से ही 2-3 ग्राहक थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी अकेले नाश्ता कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। एक युवा महिला लैपटॉप पर काम कर रही थी और एक शायद रात की शिफ्ट से थका हुआ कर्मचारी था। हर कोई अपने तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। जब मैंने मेनू देखा तो मुझे फिर से आश्चर्य हुआ। खाने की कीमतें अविश्वसनीय रूप से सस्ती थीं। एक आलू पराठा 40 रुपये में, एक जलेबी और चाय लगभग 60 रुपये में। यूरोपीय कीमतों की तुलना में यह अकल्पनीय रूप से सस्ता था। चेक में ऐसे भोजन के लिए कम से कम लगभग 15 यूरो खर्च करने पड़ते।
दुकान के मालिक ने हमें विदेशी देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अंग्रेजी में मेनू समझाया और ऐसी डिशें सुझाईं जो छात्रों के स्वाद के अनुकूल हों। जब मैंने कहा कि कुछ बच्चे भारतीय स्वाद के आदी नहीं हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाह दी, तो फिर मीठी जलेबी ट्राई करें, यह क्लासिक है। ऑर्डर देने के सिर्फ 5 मिनट बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजन मेज पर आ गए। आलू पराठे, इडली, डोसा और गरम गरम जलेबियां। छात्रों ने पहली बार भारतीय नाश्ते को देखा। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके भाव तुरंत बदल गए। हर जगह यह बहुत स्वादिष्ट है कि आवाजें गूंज उठीं। खासकर जलेबी बहुत प्रभावशाली थी। यह चेक में खाए गए भोजन से थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन पूरी तरह से अलग, कुरकुरी और मीठी। एक लड़के ने तुरंत 2 जलेबियां खा लीं। उसने खुशी से हंसते हुए कहा, जैक में इतनी स्वादिष्ट और सस्ती चीजें मिलना असंभव है। यह बात मुझे आज भी याद है। डोसा खाने वाले छात्रों की प्रतिक्रिया भी प्यारी थी। शुरुआत में वे चम्मच से खाने में थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने तरीका सीख लिया और स्वाद लेकर खाने लगे। यह देखकर मालिक ने प्यार से कहा, बहुत अच्छे। जब सभी ने खा लिया और भुगतान का समय आया तो मुझे फिर से आश्चर्य हुआ। 7 लोगों ने पेट भर खाया, लेकिन कुल बिल 800 रुपये से भी कम था, यूरो में लगभग 9 यूरो। चेक में इसी भोजन के लिए कम से कम 100 यूरो खर्च करने पड़ते। मालिक ने सही पैसे लौटाए और मुस्कुराते हुए विदा ली। क्या भारतीय खाना आपके स्वाद के अनुकूल था? अगली बार इस डिश को आजमाएं, यह भी स्वादिष्ट है। उसकी सहज दयालुता और चिंता ने मेरे दिल को छू लिया। प्राग के रेस्तरां में ऐसी गर्मजोशी मिलना मुश्किल है। रेस्तरां से बाहर निकलकर छात्रों ने अपने विचार साझा किए। खाना स्वादिष्ट था, कीमतें सस्ती थीं, सेवा भी बहुत अच्छी थी। मुझे चेक लौटने के बाद भारतीय नाश्ता याद आएगा। कुछ ने यहां तक कहा कि वे 1 महीने के लिए भारत में रहना चाहते हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, यह दफ्तर जाने का व्यस्त समय था। लोग जल्दी में थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित थे। जेब्रा क्रॉसिंग पर कोई लाल बत्ती पार नहीं कर रहा था और पैदल चलने वाले और मोटर बाइक चालक स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। यह प्राग की सुबह के माहौल से बिल्कुल अलग था, जहां कार हॉर्न लगातार बजते हैं और लोग व्यस्तता के कारण एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन आज यह शहर एक सटीक मशीन की तरह सुचारू रूप से चल रहा था। होटल लौटते समय छात्रों कुम ने कुछ स्नैक्स खरीदने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए हम कोने पर स्थित एक आधुनिक सेवा केंद्र सुविधा स्टोर पर रुके। यहां हमें एक नया आश्चर्य मिला। सुबह का समय होने के बावजूद स्टोर एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह उज्ज्वल था। सामान शेल्फ पर करीने से व्यवस्थित था। इतना ही नहीं, स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं ने सभी की आंखें खोल दी। पैकेज भेजना, बिजली बिल का भुगतान, बैंक जमा, निकासी, यहां तक कि कॉन्सर्ट टिकट खरीदना, यह सब इस छोटी सी जगह में किया जा सकता था। जैक में सुविधा स्टोर में ज्यादा से ज्यादा साधारण भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन भारत का यह सुविधा स्टोर एक मिनी सिटी जैसा था। छात्रों ने अपनी पसंद के स्नैक्स चुने और उत्सुकता से भारतीय मिठाइयों और पेय पदार्थों को देखा। खासकर अजीब आकार की बोतलों में पैक की गई लस्सी बहुत लोकप्रिय थी। जब छात्रों ने उत्सुकता से क्लर्क से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह एक सदियों पुराना और लोकप्रिय भारतीय पेय है। चेकआउट काउंटर पर प्रशंसा की आवाजें फिर से गूंज उठीं। चेकआउट अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक था। क्लर्क का सेवा रवैया बहुत दोस्ताना था। उसने हम विदेशियों के लिए भी स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में कहा, भारत में आपका स्वागत है। स्टोर से बाहर निकलते हुए एक छात्र ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। भारत वास्तव में 24 घंटे सुविधाजनक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप किसी भी समय अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। एक और छात्र ने सहमति में सिर हिलाया। जैक में रविवार को ज्यादातर दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन भारत सचमुच अलग है। होटल लौटते समय भी मैं शहर की साफ सफाई से प्रभावित था। जमीन पर कोई कचरा नहीं था। सफाई कर्मचारी सुबह से ही लगन से सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे, मानो पूरा शहर एक सांस लेने वाला समुदाय हो। प्राग में पर्यटन क्षेत्र साफ हो सकता है, लेकिन आवासीय क्षेत्र अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन नई दिल्ली में आप जहां भी जाते थे वह साफ सुथरा था। होटल लॉबी में वापस आने पर बाकी छात्र भी जाग चुके थे। हमें वापस देखकर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ गए थे? जब हमने नाश्ते की कहानी सुनाई तो उन्होंने ईर्ष्या से कहा, अगली बार हमें भी ले चलना। इस तरह भारत में हमारा पहला दिन शुरू हुआ। छात्रों के चेहरे के भाव केवल कुछ घंटों में बदल गए थे। चिंता की छाया गायब हो गई थी
जिसकी जगह मुस्कान और जिज्ञासा ने ले ली थी। मैं महसूस कर सकता था कि अगले 2 दिनों में और भी कई आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहे थे। सुबह 9 बजे हमने औपचारिक रूप से भारत में अपना साहसिक कार्य शुरू किया। पहला गंतव्य वह जगह थी जिसे छात्रों ने खुद चुना था। नाश्ते के बाद छात्रों ने सर्वसम्मति से कहा कि वे उस सुविधा स्टोर को और करीब से देखना चाहते हैं। रात में बहुत जल्दबाजी थी, ध्यान से देख नहीं पाए, इसलिए हम होटल के पास एक और बड़े आधुनिक सुविधा केंद्र की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खुला, छात्रों की आंखें बड़ी हो गईं। दुकान अंदर से दूसरी दुनिया जैसी थी। अलमारियां रंगीन सामानों से भरी थीं, खासकर पेय पदार्थ अनुभाग। विभिन्न आकार की बोतलें और कैन नजर आ रहे थे। एक लड़का इंस्टेंट नूडल्स मैगी सेक्शन के सामने रुका। जैक में इंस्टेंट नूडल्स एक महंगा आयातित सामान है, लेकिन यहाँ विकल्प अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थे और कीमतें सस्ती थीं। अरे, यह मसाला और टमाटर फ्लेवर है, ये नाम मैंने कभी नहीं सुने, उसने उत्साह से चिल्लाया। जब क्लर्क से पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए सिफारिश की मसाला फ्लेवर सबसे लोकप्रिय है। और भी आश्चर्यजनक था, तैयार भोजन अनुभाग। करीने से व्यवस्थित भोजन के डिब्बे ताज़ा लग रहे थे, जैसे अभी अभी बनाए गए हों। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, वड़ा पाव। कीमतें लगभग 70 से 100 रुपये के बीच थीं। यूरो में सिर्फ 1 से 2 यूरो। अगर प्राग में यही भोजन करें तो कम से कम 10 यूरो लगेंगे। छात्रों ने एक सुर में विस्मय व्यक्त किया। एक लड़की ने एक भोजन का डिब्बा उठाया और उत्साहित होकर कहा, इसे बस माइक्रोवेव में गर्म करना है और आप खा सकते हैं। सुविधा स्टोर मुफ्त में माइक्रोवेव का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता था। यह उनके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यूरोप में स्टोरों में ऐसा नहीं मिलता। स्टोर के पीछे एक सेवा क्षेत्र भी था। यहां न केवल एटीएम था, बल्कि पार्सल भेजने, बिलों का भुगतान करने और यहां तक कि मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने की सुविधा भी। एक उत्सुक छात्र ने क्लर्क से पूछा, क्या आप सचमुच सब कुछ कर सकते हैं? क्लर्क ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और विस्तार से समझाया, हाँ, यहां तक कि अगर बैंक बंद भी हो जाए तो भी आप यहां कई वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन खरीदारी के पैकेज भी यहां से ले सकते हैं और कॉन्सर्ट या विभिन्न आयोजनों के टिकट भी खरीद सकते हैं। छात्रों ने सिर हिलाकर प्रशंसा व्यक्त की। एक छात्रा ने प्राग से तुलना करनी शुरू कर दी। प्राग में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ता है, कुछ भेजने के लिए डाकघर या कुरियर कंपनी, और बिल भरने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। इस अंतर को महसूस करते हुए उसके चेहरे के भाव प्रशंसा और आश्चर्य से भरे थे। 23 छात्रों ने स्टोर के छोटे से डाइनिंग एरिया में अपना भोजन डिब्बा खाने का फैसला किया। क्लर्क ने माइक्रोवेव में गर्म करने में मदद की और यहां तक कि प्यार से कटलरी और नैपकिन भी प्रदान किए। इस देखभाल ने उन्हें फिर से प्रभावित किया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, यह स्वादिष्ट है कि आवाजें गूंज उठीं। चावल नरम था और व्यंजन गर्म और स्वादिष्ट थे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि यह रेस्तरां के खाने से भी बेहतर है। कीमत को देखते हुए यह गुणवत्ता अद्भुत थी। भोजन करते समय मैंने आसपास के माहौल को देखा। काम पर जाने वाले लोग कॉफी खरीदने आ रहे थे, छात्र ब्रेड खरीद रहे थे, बुजुर्ग अखबार खरीद रहे थे। यह भारतीय लोगों का रोजमर्रा का जीवन था। सुविधा स्टोर जीवन का केंद्र बन गया था। बाद में मैंने एक युवा महिला क्लर्क से बात की। उसने कहा कि वह अक्सर रात की शिफ्ट करती है। क्या तुम्हें रात में डर नहीं लगता? एक छात्र ने पूछा। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। बहुत सुविधाजनक है, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। मैं कई सालों से काम कर रही हूं और कभी कोई खतरा नहीं हुआ। ग्राहक बहुत सभ्य होते हैं। उसकी बात सुनकर छात्रों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप सिर हिलाया। स्टोर से बाहर निकलने पर हर जगह सुविधा स्टोर के बोर्ड दिखाई दे रहे थे, मानो हर एक 100 मीटर पर एक हो। प्राग में सुविधा स्टोर कम है और सामान के विकल्प भी सीमित हैं। एक छात्र ने निराशा में कहा, भारत में आखिर कितने सुविधा स्टोर हैं, मुझे नहीं पता। एक लड़के ने यूं ही कहा, बाद में मैंने डेटा देखा तो पता चला कि देश भर में 13 से ज्यादा सुविधा स्टोर थे। जनसंख्या के मुकाबले यह अनुपात बहुत अधिक था। इस संख्या ने छात्रों की आंखें खोल दी। चेक की आबादी लगभग 1 करोड़ है, लेकिन सुविधा स्टोर केवल कुछ 100 हैं। यह अंतर बहुत बड़ा था। हमने कुछ पेय खरीदने के लिए फिर से स्टोर में जाने का फैसला किया। इस बार मुझे एक और आश्चर्यजनक चीज मिली, भुगतान प्रणाली की गति। बस एक बार बारकोड स्कैन करने की जरूरत थी और सारी जानकारी तुरंत प्रदर्शित हो गई। कार्ड से भुगतान भी एक पल में हो गया। जैक में ज्यादातर स्टोर में आमतौर पर केवल एक कैश रजिस्टर होता है और हमेशा लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई दबाव नहीं था। स्टोर से बाहर निकलने पर स्वाभाविक रूप से बातचीत शुरू हो गई। भारत के सुविधा स्टोर इस हद तक कैसे विकसित हो पाए? एक लड़की ने सोचा और जवाब दिया,
मुझे लगता है कि यह लोगों की विविध जीवन शैली के कारण है। 24 घंटे चलने वाले शहर को स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है। एक और छात्र ने सहमति में सिर हिलाया, और मुझे लगता है कि भारतीय लोग दक्षता को महत्व देते हैं। पूरे समाज को एक ही जगह पर सब कुछ करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने मन ही मन सिर हिलाया। हाँ, यह सुविधा केवल आराम नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की बुद्धिमत्ता है। होटल लौटते समय छात्र एक दूसरे को खरीदे हुए स्नैक्स, पेय और तैयार भोजन दिखा रहे थे। मैं इसे घर ले जाकर अपने परिवार को दिखाना चाहता हूं, किसी ने हंसते हुए कहा। वे अपने परिवार को बताना चाहते थे कि भारतीय सुविधा स्टोर संस्कृति कितनी उन्नत है। छात्रों के साथ 15 वर्षों के अध्ययन दौरे में यह समय कांता था। पहली बार था कि छात्रों ने सुविधा स्टोर में इतनी रुचि दिखाई। शायद इसलिए कि सुविधा स्टोर केवल एक दुकान नहीं, बल्कि भारतीय समाज की दक्षता का प्रतीक था। होटल लॉबी में जब हमने अन्य छात्रों को सुविधा स्टोर का अनुभव बताया तो उन्होंने एक सुर में कहा, हम भी जाना चाहते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि दोपहर में एक अलग ब्रांड के स्टोर को देखेंगे। सभी उत्सुक थे कि मोर रिलायंस फ्रेश में क्या अलग होगा। भारत में अपने दूसरे दिन की सुबह हमने सुविधा स्टोर नामक एक छोटे से स्थान के माध्यम से इस देश के समाज की एक झलक देखी। दक्षता, सुरक्षा और सुविधा, ये सभी तत्व एक विकसित शहरी प्रणाली में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। चेक लौटने के बाद मैं यह बात जरूर सबको बताऊंगा, छात्रों ने एक स्वर में कहा। सुबह 10 बजे हमने होटल छोड़ा और लोधी गार्डन की ओर बढ़े। होटल के कर्मचारी ने सिफारिश की कि यह नई दिल्ली के नागरिकों की जीवन शैली का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना छात्रों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक जाते समय छात्रों ने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया। स्टेशन अविश्वसनीय रूप से साफ था। संगमरमर का फर्श आईने की तरह चमक रहा था। विज्ञापन बोर्ड करीने से व्यवस्थित थे और पूरा माहौल उज्ज्वल और आधुनिक था। यह प्राग के पुराने और अंधेरे मेट्रो स्टेशनों से बिल्कुल अलग था। एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय प्रशंसा की आवाजें फिर से गूंज उठीं। हालांकि यह संरचना जमीन के नीचे थी, फिर भी यह बहुत खुली और आरामदायक महसूस हो रही थी। जरा भी घुट नहीं थी। वेंटिलेशन सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम जमीन पर हों। शायद व्यस्त समय निकल चुका था, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों का दृश्य प्रभावशाली था। हर कोई व्यवस्थित तरीके से कतार में खड़ा था और शांति से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। फर्श पर ट्रेन में चढ़ने की जगह के निशान थे और लोग निशानों के अनुसार 2 पंक्तियों में खड़े थे। प्लेटफॉर्म पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड को देखकर एक छात्र फिर से आश्चर्यचकित हुआ। बोर्ड पर अगली ट्रेन के आगमन का समय सेकंड तक सटीक रूप से दिखाया जा रहा था। एक लड़का अपनी घड़ी से मिलान करके बोला, बिल्कुल समय पर। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुसी, लोगों की हरकतें चुपचाप बदल गईं। दरवाजा खुलते ही सभी ने एक कदम पीछे हटकर अंदर के यात्रियों को पहले बाहर निकलने दिया। किसी ने धक्का मुक्की या हड़बड़ी नहीं की। यात्रियों के उतरने के बाद ही कतारें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ीं। प्राग की मेट्रो में यह दृश्य दुर्लभ है। ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करने पर एक और आश्चर्य हुआ। ट्रेन अंदर से अविश्वसनीय रूप से साफ और शांत थी। सीटों पर कोई भित्तिचित्र नहीं था। फर्श चमकदार था और यहां तक कि हैंडरेल भी चमक रहे थे, जो अत्यधिक स्वच्छता को दर्शाता था। एयर कंडीशनिंग अच्छी तरह से काम कर रही थी। हवा ठंडी और आरामदायक थी। शोर भी कम था, जिससे बातचीत शांति से हो सकती थी। जब ट्रेन गंतव्य पर पहुंची और हम जमीन पर आए तो एस्केलेटर से बाहर निकलते ही हरियाली से भरा पार्क और दूर गगनचुंबी इमारतें नजर आईं। छात्रों ने एक साथ सराहना की। यह प्राग में वोल्टावा नदी के किनारे के पार्क से बहुत बड़ा था। पार्क में कदम रखते ही एक और प्रभावशाली दृश्य सामने आया। कई नागरिक कसरत कर रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ साइकिल चला रहे थे, कुछ रोलर स्केटिंग कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हफ्ते के बीच में इतनी सुबह इतने सारे लोग बाहर हैं। छात्रों को खासकर वह मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकने वाला व्यायाम उपकरण बहुत प्रभावशाली लगा। पार्क के किनारे बने फिटनेस उपकरण क्षेत्र में कई बुजुर्ग सक्रिय रूप से कसरत कर रहे थे। मुफ्त इस्तेमाल लिखे बोर्ड को देखकर छात्रों ने कहा, जैक में कसरत करने के लिए जिम जाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। तभी एक छात्र ने हिम्मत करके एक बुजुर्ग से बात की जो व्यायाम उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि अंग्रेजी में सीमित संचार था, लेकिन उन्होंने शारीरिक हावभाव से एक दूसरे को समझा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह हर सुबह यहां कसरत करने आते हैं, यह उनकी सेहत के लिए है। उस सौम्य मुस्कान ने छात्र को भी स्वाभाविक रूप से मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। तालाब के किनारे साइकिल पथ पर चलते हुए
हमें एक नई संस्कृति मिली, साझा साइकिलें। यूलू ओफो यूबाइक के समान लिखी हरी साइकिलें करीने से कतार में थीं, जिन्हें स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से किराए पर लिया जा सकता था। जैक में भी ऐसी प्रणाली है, लेकिन इतनी व्यवस्थित नहीं है, एक छात्र ने कहा। हम पार्क की बेंचों पर बैठ गए और चारों ओर देखा। हमने कई पिताओं को बच्चों के साथ साइकिल चलाते हुए, माताओं को घुमक्कड़ के साथ टहलते हुए देखा। माहौल शांत और आरामदायक था। खासकर कुत्तों को टहलाने वाले लोगों का दृश्य प्रभावशाली था। हर कोई पट्टे से कुत्ते को बांध कर रखता था और हाथ में एक छोटी थैली रखता था। जब एक व्यक्ति को अपने कुत्ते का मल करीजा ने साला था, तुरंत साफ करते देखा तो छात्रों ने तारीफ की। कितना नैतिक व्यवहार है। हम पानी के किनारे एक कैफे में रुक गए। हमें विदेशी देखकर क्लर्क तुरंत अंग्रेजी मेनू ले आया। छात्रों ने अपनी पसंद के पेय ऑर्डर किए। कुछ ने पारंपरिक भारतीय चाय कॉफी का स्वाद लिया। हम छत पर बैठे ठंडी हवा का आनंद लेते हुए फुर्सत से अपने पेय पी रहे थे। हवा उनके गालों को छू रही थी। छात्र चुपचाप दृश्यों को देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े शहर के केंद्र में ऐसी जगह हो सकती है, एक छात्र ने बुदबुदाया। प्राग में भी पार्क हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव इतना अच्छा नहीं है। भारत वास्तव में अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता को महत्व देता है। एक और छात्र ने सहमति में सिर हिलाया। कैफे के बाहर लोग अपने अपने तरीके से समय बिता रहे थे। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे, कुछ संगीत सुन रहे थे। हर कोई अपने शांत क्षण का आनंद ले रहा था। व्यस्त शहर में ऐसा विश्राम स्थल होना भारतीय समाज की गुणवत्ता को दर्शाता है। तभी एक दादी माँ गुजरी और उन्होंने हम विदेशी छात्रों को देखकर प्यार से मुस्कुराया। जब एक छात्र ने नमस्ते कहकर अभिवादन किया तो दादी माँ ने भी हाथ हिलाया। वह गर्म क्षण भारत का असली आकर्षण था। आगे बढ़ते हुए हमें आउटडोर एक्टिविटी प्लाजा मिला। बास्केटबॉल और फुटबॉल कोर्ट, ये सभी सुविधाएं मुफ्त में इस्तेमाल की जा सकती थीं। जैक में खेल के मैदान का उपयोग करने के लिए आरक्षण और शुल्क की आवश्यकता होती है। छात्रों ने प्रशंसा की और सबसे आश्चर्यजनक थे पार्क के शौचालय। हर जगह वे अविश्वसनीय रूप से साफ थे और मुफ्त में इस्तेमाल किए जा सकते थे। यह तो होटल के शौचालय से भी ज्यादा साफ है, एक छात्र ने हंसते हुए कहा। पानी की सुविधा, कचरा छांटने की व्यवस्था, करीने से रखी बेंचें, यहां तक कि व्हीलचेयर के लिए रैंप और दृष्टिबाधितों के लिए गाइड ब्लॉक भी थे। सभी के लिए विचारशील इस डिजाइन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके अलावा छात्रों को यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि साइकिल पथ और पैदल पथ अलग अलग थे। सुरक्षा और सुविधा के साथ रहने वाला एक व्यवस्थित शहर का परिदृश्य, यह चुपचाप मानव केंद्रित शहरी दर्शन को समाहित करता था। यह सुरक्षा और देखभाल का प्रतीक था। हर कोई नियमों का पालन करता था, एक दूसरे का सम्मान करता था और बिना किसी दुर्घटना के स्थान साझा करता था। यह व्यवस्थित डिजाइन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी थी, छात्रों ने कहा। दोपहर के करीब पार्क में और अधिक लोग जमा हो गए। दोपहर के भोजन के ब्रेक का उपयोग करके आराम करने वाले, दफ्तर जाने वाले, घास पर चटाई बिछाकर दोपहर का भोजन करने वाले लोग, धीरे धीरे शरीर को खींचने वाले लोग। व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति के साथ रहने का दृश्य बहुत आरामदायक था। 2-3 दफ्तर जाने वाले चटाई बिछाकर दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। यह देखकर एक छात्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या दफ्तर जाने वाले दोपहर के भोजन के समय यहां खाना खा सकते हैं? हमारे गाइड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आसपास कई दफ्तर हैं। दोपहर के भोजन का ब्रेक लगभग 1 घंटे का होता है, इसलिए कई लोग इस तरह बाहर आकर पार्क में आराम करते हैं। कितनी ईर्ष्या की बात है, छात्रों ने एक सुर में कहा। जैक में दोपहर के भोजन का ब्रेक केवल 30 मिनट का होता है और अधिकांश कर्मचारी कंपनी के कैंटीन में खाना खाते हैं। इस तरह धूप में फुर्सत से समय बिताना एक ईर्ष्या योग्य संस्कृति थी। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी, स्मार्टफोन ऐप से ऑर्डर किया गया दोपहर का भोजन सीधे पार्क में पहुंचाया जा सकता था। बस एक ऐप की जरूरत थी और भोजन का डिब्बा और कॉफी मिनटों में आपके हाथ में थे। भारत में कुछ भी असंभव नहीं है ना? एक छात्र ने मजाक में कहा, जिससे सब हंस पड़े। लोधी गार्डन छोड़ने से पहले हमने तालाब, पुल और कसरत कर रहे लोगों की पृष्ठभूमि में बहुत सारी तस्वीरें लीं। हर कोई इस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजोना चाहता था। घर जाकर मैं इस फोटो को देखकर भारत को याद करूंगा, हंसते हुए कहने वाले छात्र के चेहरे पर सुबह की चिंता का जरा सा भी निशान नहीं था। एक छात्र ने कहा, भारतीय लोग वास्तव में स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, है ना? इस तरह के अच्छे खेल के मैदान बनाकर उन्हें मुफ्त में इस्तेमाल करने देना अद्भुत है।
जैक को सीखना चाहिए। यहां तक कि वापस शहर की ओर जाने वाली मेट्रो में भी छात्र लोधी गार्डन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। मुझे फिर से जाना है। अगर मैं यहां पढ़ने आया तो मैं हर दिन कसरत करने आऊंगा। चर्चा बिना थके जारी रही। मैं खुद भी बहुत प्रभावित हुआ। नई दिल्ली जैसे महानगर के केंद्र में इतना विशाल और अच्छी तरह से बनाए रखा गया पार्क, जहां सभी लोग स्वतंत्र रूप से खेल के मैदानों और विश्राम स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। हर चीज व्यवस्थित रूप से बनाए रखी गई थी और लोग स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग कर रहे थे। यह भारतीय समाज की सभ्यता का प्रमाण था। लोधी गार्डन के अनुभव ने छात्रों को भारत नामक इस देश को समझने के लिए एक उच्च दृष्टिकोण प्रदान किया। यह केवल आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्कृति थी जो अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखती थी। दोपहर के भोजन के बाद हम अगले गंतव्य की ओर बढ़े। छात्र खरीदारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें पहले एक जगह दिखाना चाहता था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, या एक बड़ी पुस्तकालय जो उन्हें भारतीय शैक्षिक संस्कृति का एक हिस्सा अनुभव करने देगी। हम दिल्ली मेट्रो से कनॉटॉट योमेट्रो नेशनल चाहता था योमेट्रो नेशनल सेंटर प्लेस सीपी स्टेशन पहुंचे और फिर डिजाइन म्यूजियम पुस्तकालय की ओर पैदल चले। यहां तो बारिश की चिंता किए बिना हर जगह चला जा सकता है। छात्रों ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्राग में लगभग कोई भूमिगत मार्ग नहीं है। यह तार्किक संरचना उनके लिए नई थी। इमारत में कदम रखते ही छात्रों की आंखें चमक उठीं। छत तक पहुंची विशाल किताबों की अलमारियां, किताबों की दीवार जो खुद से चमक रही थी। यह काल्पनिक स्थान पारंपरिक पुस्तकालयों से बिल्कुल अलग था। क्या यह सचमुच पुस्तकालय है? यह तो एक कलाकृति जैसा है। आश्चर्य और प्रशंसा की आवाजों के बीच में चुपचाप मुस्कुराया। लेकिन मैं छात्रों को इमारत की सुंदरता नहीं दिखाना चाहता था, बल्कि यहां जमा हुए लोगों का दृश्य दिखाना चाहता था। भले ही यह हफ्ते के बीच की दोपहर थी, फिर भी कई लोग शांति से पढ़ रहे थे। एक सूट पहने हुए सज्जन जो शायद काम के ब्रेक पर आए थे। एक युवा महिला अपनी नोटबुक में गहरे नोट्स लिख रही थी। हर कोई गंभीर चेहरे के साथ अपनी दुनिया में मग्न था। हमने भी जगह ढूंढी और किताबें उठाईं। विदेशी पुस्तकों के अनुभाग में बड़ी संख्या में अंग्रेजी और जर्मन किताबें थीं। शिक्षक, यहां मिलान कुंडेरा की किताब है, एक छात्र ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसके हाथ में चेक साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखक की प्रतिनिधि कृति थी। छात्र की आंखों में तुरंत गर्व की चमक आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भारत में चेक लेखक की किताबें मिल सकती हैं, एक छात्र ने प्रभावित होकर कहा। खासकर सूट पहने दफ्तर जाने वाले लोगों का दृश्य प्रभावशाली था। दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद भी वे शांति से बैठकर पढ़ रहे थे। क्या वे काम नहीं करते? किसी ने मजाक में पूछा। गाइड ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद वे अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों को पढ़ना पसंद है, भले ही उनके पास ज्यादा समय न हो। यह सुनकर एक लड़के ने प्रशंसा की, दोपहर के भोजन के ब्रेक में पुस्तकालय में आकर पढ़ना कितनी अद्भुत संस्कृति है। जैक में सभी कॉफी पीने या धूम्रपान करने जाते हैं, एक और छात्र ने जोड़ा। भारतीय लोग वास्तव में ज्ञान को महत्व देते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हफ्ते के दौरान इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सुना था कि शिक्षा का स्तर ऊंचा है, अब मैं समझ गया। उसके बाद हम लगभग 1 घंटे तक पुस्तकालय में रहे। छात्रों ने अपनी रुचि के क्षेत्रों की किताबें चुनी और पढ़ीं। कुछ ने हिंदी सीखने की किताबें पढ़ीं, कुछ ने भारतीय इतिहास की किताबें पलटीं और कुछ ने अंग्रेजी में लिखी भारतीय यात्रा गाइड पढ़ीं। बाहर निकलते समय मैंने उनसे बात की। एक लड़की ने गंभीर चेहरे से कहा, शिक्षक, मुझे शायद समझ आ गया है कि भारत इतना अच्छा विकसित क्यों हुआ। यह लोगों की लगातार सीखने की संस्कृति के कारण है। अन्य छात्रों ने भी सहमति में सिर हिलाया। ज्ञान की खोज की यह भावना ही एक देश को बढ़ने की शक्ति देती है। एक और छात्र ने प्राग से तुलना करनी शुरू कर दी। प्राग में भी पुस्तकालय हैं, लेकिन उनका उपयोग कम ही होता है। खासकर युवा लोग तो लगभग जाते ही नहीं। मुझे भारत की पढ़ने की संस्कृति से ईर्ष्या होती है। यह सुनकर मैंने चुपचाप सिर हिलाया। उसके बाद कनॉट प्लेस सीपी के एक बड़े किताब की दुकान में घूमते हुए हमने भारतीय शिक्षा और ज्ञान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर चर्चा जारी रखी। छात्रों ने वापस जाकर और अधिक मेहनत से पढ़ाई करने का संकल्प लिया और आशा व्यक्त की कि वे भारतीय छात्रों की तरह आत्म सुधार के लिए समर्पित होंगे। गलियारों में चलते हुए हर जगह किताबों की दुकानें दिख रही थीं और हर दुकान लोगों से खचाखच भरी थी। किताब चुनने वाले, खड़े होकर पढ़ने वाले, काउंटर के सामने वहां वास्तव में पढ़ने वाले समाज का दृश्य मौजूद था। एक बड़ी किताब की दुकान में प्रवेश करते ही छात्रों को फिर से आश्चर्य हुआ। वे उसके विशाल आकार और किताबों की विविधता से चकित थे। अकादमिक किताबें, उपन्यास, परीक्षा की किताबें नहीं पढ़ा थे।
केवल हिंदी किताबें बल्कि बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं की किताबें भी थीं। छात्रों को खासकर यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा की संदर्भ पुस्तकें देखकर आश्चर्य हुआ। एक पूरी दीवार परीक्षाओं से संबंधित किताबों से भरी थी। जैक में परीक्षा की तैयारी इतनी व्यवस्थित कभी नहीं देखी गई थी। छात्रों ने किताबें पलटते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। एक लड़के ने दबी हंसी में कहा, भारतीय छात्र सचमुच मेहनती हैं। अगर मैं इतनी मेहनत करता तो मेरे ग्रेड जरूर बेहतर होते। किताब की दुकान के एक कोने में एक कैफे था, एक ऐसी जगह जहां कॉफी पीते हुए पढ़ा जा सकता था। कई लोग शांति से बैठकर अपनी किताबों की दुनिया में मग्न थे। केवल कभी कभार पन्ने पलटने की हल्की आवाज आती थी। हमने भी पेय खरीदे और थोड़ा आराम किया। कैफे के माहौल को देखते हुए हमें एक और नई बात पता चली। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। बच्चे कहानियों की किताबें पढ़ रहे थे और माता पिता उनकी देखभाल कर रहे थे। किताबों से बचपन से ही परिचित होने का यह रवैया मुझे भारतीय शैक्षिक संस्कृति की जड़ लगा। साथ ही कई बुजुर्ग अंकल और आंटियां शांति से अखबार और पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। यह देखकर एक छात्र प्रभावित हुआ। अमानतानी लगा शांति और क्यारानी या तीसरे बुढ़ापे में भी सीखने की कोशिश करना कितना सम्मानजनक है। यह आजीवन सीखने के महत्व का एहसास कराता है। किताब की दुकान से बाहर निकलते समय एक छात्र के हाथ में 2-3 किताबें थीं, हिंदी सीखने की किताब और भारतीय इतिहास की किताब। वह घर जाकर और गहराई से अध्ययन करना चाहता था। उसकी बात सुनकर अन्य छात्रों ने भी एक सुर में कहा, मैं भी खरीदना चाहता हूं। वे हंसते हुए चर्चा कर रहे थे कि वे वापस जाने के बाद ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। कनॉट प्लेस सीपी में बिताया गया समय छात्रों के लिए भारतीय शैक्षिक संस्कृति को गहराई से समझने का एक अनमोल अवसर था। यह केवल प्रवेश परीक्षा पर केंद्रित शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समाज था जो जीवन के सभी चरणों में सीखने का सम्मान करता था। ज्ञान को महत्व देने और लगातार आत्म सुधार करने की यह भावना ही भारत के विकास को शक्ति प्रदान कर रही थी। उन्होंने इसे दिल से महसूस किया। शाम 4 बजे हम जनपथ मार्केट पहुंचे। हमारा अगला गंतव्य था जनपथ भारतीय युवा संस्कृति का केंद्र। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही छात्र वहां की ऊर्जा से अभिभूत हो गए। शहर का शोरगुल, स्ट्रीट परफॉर्मर का संगीत, हंसी और आजाद कपड़े पहने युवाओं की भीड़। हम जनपथ के केंद्र में चले। सबसे पहले हमने स्ट्रीट लाइव परफॉर्मेंस देखी। 2-3 युवा बॉलीवुड कंटेम्पररी डांस कर रहे थे। वे उत्साहित पॉप संगीत की ताल पर पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड थे। प्रदर्शन की पूर्णता देखकर आसपास के दर्शक खुशी से झूम उठे। छात्र भी मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। प्रदर्शन समाप्त होने पर दर्शकों ने गर्मजोशी से ताली बजाई। कुछ लोगों ने टोपी में पैसे भी डाले। उन युवाओं ने गहरा झुककर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस का स्तर बहुत ऊंचा है। प्राग में भी कुछ दिखाई देती हैं, लेकिन इतनी पूर्ण नहीं होती, एक छात्र ने प्रशंसा की। थोड़ा आगे जाने पर एक लाइव संगीत प्रदर्शन शुरू हुआ। तेज गिटार और ड्रम की आवाज़ और एक साफ आवाज़ में गाना। छात्र भी स्वाभाविक रूप से ताल के साथ हिलने लगे। संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये वाक्य मेरे मन में गूंज उठा। एक लड़की ने हिम्मत करके टोपी में 1 यूरो का सिक्का डाला। संगीतकार ने उससे बात की। वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। यह गर्मजोशी भरा संवाद इस क्षेत्र के आजाद माहौल का प्रतीक था। हम बाजार की ओर बढ़े। वहां युवा कलाकार सीधे अपनी कलाकृतियां बेच रहे थे। हस्तनिर्मित चित्र, हस्तशिल्प, हर चीज अनूठी और युवा रचनात्मकता से भरी थी। छात्र एक दुकान के सामने रुके, जहां भारतीय पारंपरिक पैटर्न को आधुनिक डिजाइन के साथ मिलाकर बनाए गए ईयररिंग्स रखे थे। बेचने वाली महिला ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में समझाया कि यह पारंपरिक भारतीय पैटर्न और आधुनिक डिजाइन का संयोजन है। एक लड़की ने एक ईयररिंग खरीदा जो स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत अच्छा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक और दुकान में मेहंदी हेना कला प्रदर्शित थी। पारंपरिक कागज पर सुंदर अक्षरों में कविताएं या प्रसिद्ध उद्धरण लिखे गए थे। हिंदी देवनागरी लिपि कितनी सुंदर है, छात्रों ने सराहना की। एक छात्र ने कलाकार से अपना नाम हिंदी में लिखने का अनुरोध किया। कलाकार बहुत खुश हुए और तुरंत एक सुंदर लिखावट में उसका नाम लिख दिया। वह कागज मिलते ही छात्र के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। यह कितनी अच्छी बात है कि यहाँ युवा कलाकारों को आजादी से अपनी कला प्रदर्शित करने की जगह मिलती है, एक और छात्र ने कहा। जैक में ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। मैंने मन ही मन सिर हिलाया। हाँ, भारत में युवा संस्कृति और रचनात्मकता को समर्थन देने के लिए एक मजबूत आधार था। सड़कों पर चलते हुए छात्रों का ध्यान युवाओं के फैशन की ओर गया।
युवा आत्मविश्वास के साथ खुद को व्यक्त कर रहे थे। हर स्टाइल आत्मविश्वास से भरा था। भारतीय युवा सचमुच फैशन जागरूक हैं, एक लड़की ने हंसते हुए कहा। अन्य ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। हम एक कैफे के सामने रुके। बाहर से ही उसकी सजावट और रोशनी प्रभावशाली थी। अंदर देखा तो दीवारों पर कलाकृतियां टंगी थीं और डिजाइन और फोटोग्राफी की किताबें रखी थीं। हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं, छात्रों ने कहा। तो हम कैफे में गए। अंदर यह उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प था। कॉफी बनाने वाले ने विनम्रतापूर्वक अंग्रेजी मेनू दिया और समझाया कि अनुशंसित पेय पारंपरिक भारतीय चाय से बना एक विशेष पेय है। छात्रों ने उत्साह से ऐसे पेय ऑर्डर किए जिनमें पारंपरिक भारतीय सामग्री को आधुनिक तरीके से मिलाया गया था, जैसे मसाला चाय, लट्टे या अदरक सोडा। बैठने के बाद हमने देखा कि कई युवा लैपटॉप पर काम कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे। कैफे केवल विश्राम का स्थान नहीं था, बल्कि काम और रचनात्मकता का केंद्र भी था। फिर से बाहर निकलकर हम छोटी बुटीक की दुकानों की ओर बढ़े। वे बड़े ब्रांड नहीं थे, बल्कि व्यक्तित्व से भरी छोटी दुकानें थीं। हर सामान कलाकृति जैसा था। लड़कियां एक विंटेज कपड़े की दुकान में गईं। मालिक एक गामसा युवा महिला थी। उसने हंसते हुए समझाया कि ये सीधे विदेश से आयात किए गए हैं। छात्रों ने उत्साह से कपड़े ट्राई किए और खुशी से हंसे, मानो वे पहले ही नई दिल्ली के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हों। शाम होते ही शहर की रोशनी जलने लगी। संगीत की आवाज तेज हो गई और लोगों का शोर बढ़ गया। रेस्तरां और बार खुल गए और खाने की खुशबू और हंसी पूरी सड़क पर फैल गई। छात्र उस जीवंतता में पूरी तरह से डूब गए। भारतीय लोग कितने दोस्ताना हैं। वे विदेशियों से मुस्कुराकर बात करते हैं और मदद भी करते हैं। यह दोस्ताना माहौल ही भारत का आकर्षण है। रात 9 बजे होटल लौटने का समय हो गया था। छात्रों ने अनिच्छा से शहर की रात के दृश्यों को पीछे मुड़कर देखा। काश हम फिर से यहां आ पाते। यह बात मेरे दिल की भी थी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। जनपथ मार्केट की ऊर्जा अद्भुत थी। होटल लौटते हुए मेट्रो में छात्र दिन भर के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। लोधी गार्डन की शांति डिजाइन म्यूजियम, पुस्तकालय की ज्ञान भरी दुनिया और जनपथ की जीवंतता। केवल कुछ घंटों में उन्होंने भारत के विविध पहलुओं का अनुभव किया था। एक छात्र ने फुसफुसाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतना बहुआयामी देश होगा। परंपरा और आधुनिकता, शांति और जीवंतता, सब कुछ एक साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। अन्य छात्रों ने भी सहमति में सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, यह संतुलन ही भारत को खास बनाता है। मेट्रो में भी बातचीत जारी रही। चेक लौटने के बाद मैं भारत में देखी गई हर चीज के बारे में सबको बताऊंगा, खासकर जनपथ के उस आजाद माहौल के बारे में। जब हम रात 10 बजे होटल पहुंचे तो छात्र थके हुए थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। आज का दिन सचमुच एक अनमोल अनुभव था। ऐसे शब्द स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकले। और फिर अगले दिन सुबह भारत में हमारा आखिरी दिन आ गया। छात्र सुबह जल्दी उठ गए और अपना सामान पैक कर लिया। दोपहर में हमें हवाई अड्डे के लिए निकलना था। नाश्ते के बाद हमने आखिरी बार जनपथ मार्केट घूमने और खरीदारी करने का फैसला किया। होटल से पैदल ही पहुंचा जा सकता था। शहर की ठंडी हवा को महसूस करते हुए हमने नई दिल्ली के दृश्यों को अपनी यादों में गहराई से अंकित किया। जनपथ मार्केट पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ थी। यह सप्ताहांत था। पर्यटक और स्थानीय लोग आपस में घुले मिले थे। माहौल बहुत जीवंत था। सड़क के किनारे सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और विभिन्न दुकानें कतार में थीं। दुकानों में नवीनतम उत्पाद प्रदर्शित थे। लड़कियां सबसे पहले भारतीय सौंदर्य प्रसाधन की दुकान पर गईं, क्योंकि उन्होंने उनकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में अभिवादन किया, नमस्ते, और नमूने देते हुए विनम्रता से समझाया, आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार मैं इस उत्पाद की सिफारिश करती हूँ। छात्रों ने आश्चर्य से नमूने आजमाए और आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें इतनी विचारशील सेवा कभी नहीं मिली थी। एक लड़की ने अपनी माँ, बहन और दोस्तों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। कीमत सस्ती है और गुणवत्ता भी अच्छी है, उसने खुशी से हंसते हुए कहा, और क्लर्क की सुंदर उपहार पैकिंग से प्रभावित हुई। इस बीच लड़कों ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की ओर रुख किया। नवीनतम स्मार्टफोन एक्सेसरीज, हेडफोन और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद करीने से प्रदर्शित थे। कीमतें यूरोप की तुलना में बहुत सस्ती थीं और कई छात्रों ने खुशी से खरीदारी की। उसके बाद हम स्नैक क्षेत्र में गए। पहली बार पानी पूरी का स्वाद लेने वाले छात्रों ने चिल्लाया, ये मीठा और स्वादिष्ट है और गर्म भी। एक और छात्र ने अपने हाथ में समोसा पकड़कर हंसते हुए कहा,
जैक में ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं है। उन्होंने भारत की अनूठी स्ट्रीट फूड संस्कृति का आनंद लिया और उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की मुस्कान थी। फिर हम एक स्मृति चिन्ह की दुकान में गए। यहाँ भारतीय पैटर्न वाली चीजें, हाथी मोर डिजाइन वाली टी शर्ट और प्यारे भालू के खिलौने थे। छात्रों ने परिवार और दोस्तों के लिए स्मृति चिन्ह चुने। दुकान के मालिक ने उन्हें विदेशी छात्र देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भारत आने के लिए धन्यवाद, मैं आपको विशेष छूट दूंगा। उस गर्मजोशी भरी दयालुता ने छात्रों को फिर से प्रभावित किया। भारतीय लोग कितने अच्छे हैं। दोपहर के भोजन का समय था और छात्रों ने प्रामाणिक भारतीय भोजन आजमाने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हम एक भारतीय रेस्तरां में गए जो पहले से ही पर्यटकों से भरा हुआ था। मेनू में तस्वीरें और अंग्रेजी विवरण थे, जिससे ऑर्डर करना आसान हो गया। जब रंगीन शाही पनीर, पालक पनीर और नान मेज पर आए तो छात्रों ने प्रशंसा की, कितना सुंदर। क्लर्क ने विनम्रतापूर्वक उन्हें नान के उपयोग का तरीका सिखाया। सभी ने उत्साह से इसे खाया। यह उम्मीद से ज्यादा स्वादिष्ट है, मुस्कान उनके चेहरे पर तैर रही थी। भोजन के बाद हमने खरीदारी क्षेत्र के पास स्थित अग्रसेन की बावली सीढ़ीदार कुआं ऐतिहासिक स्थल का दौरा किया। प्राचीन इमारत को देखकर छात्र चुपचाप ऊपर देखने लगे। समय जैसे थम गया था। उस शांत माहौल ने सभी को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। हम सीढ़ियों पर बैठ गए और पिछले 2 दिनों के अनुभवों के बारे में बात की। यह यात्रा सचमुच एक अनमोल समय था, एक अप्रत्याशित यात्रा जिसने मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें बनाई। एक लड़की ने आंखों में चमक के साथ कहा, पहले मैं भारत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब यह मेरा पसंदीदा देश बन गया है। अन्य छात्रों ने भी गहराई से सिर हिलाया। हम जरूर वापस आएंगे, अगली बार और ज्यादा देर तक रहना चाहेंगे। हम होटल लौटे, सामान उठाया और हवाई अड्डे के लिए बस का समय करीब आ रहा था। छात्रों के दोनों हाथ खरीदारी के बैग से भरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। खिड़की से गुजरते नई दिल्ली के दृश्यों को देखते हुए उनकी आंखों में अनिच्छा और आभार था। बस में बैठे छात्र चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। नई दिल्ली का दृश्य धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। किसी ने दबी आवाज में बुदबुदाया, अलविदा नई दिल्ली, मैं जरूर वापस आऊंगा। वह आवाज अलविदा से ज्यादा एक वादा लग रही थी। हम आखिरकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। 2 दिन पहले हमने यहां आपातकालीन लैंडिंग की थी, लेकिन अब हम यहां बिल्कुल अलग मनःस्थिति में खड़े थे। चिंता और तनाव की छाया गायब हो गई थी, जिसकी जगह संतोष और कृतज्ञता के गहरे विचार थे। चेक इन करते समय छात्रों ने मुस्कुराते हुए कर्मचारियों से कहा, भारत में हमारा समय बहुत अच्छा रहा। कर्मचारियों ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर से आने के लिए स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। उन दोस्ताना संवादों में नई और गर्मजोशी भरी भावनाएं थीं। इमिग्रेशन चेक का इंतजार करते समय मैंने छात्रों से पूछा कि वे चेक लौटने के बाद क्या करना चाहते हैं। एक लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं हिंदी सीखना शुरू करूंगा। अन्य छात्रों ने भी सिर हिलाकर सहमति दी, मैं भी। मैं भारत में कॉलेज जाने की कोशिश करना चाहता हूं। क्या मैं अपने माता पिता को समझा सकता हूं? उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं भारत में पढ़ूं तो बहुत कुछ सीख सकता हूं। उस गंभीर अभिव्यक्ति ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। बोर्डिंग का समय आ गया था। हम बोर्डिंग गेट की ओर बढ़े। नई दिल्ली की रोशनी पीछे मुड़कर देखते छात्रों की आंखों में झलक रही थी। विमान ने उड़ान भरी, किसी ने रूमाल के अंदराई की थोड़ी किला और फंबे में निकालकर हल्के से आंसू पोंछे। वे जुदाई के आंसू थे, लेकिन फिर से मिलने के वादे के साथ। वे दुख भरे नहीं थे। जैसे ही विमान रात के आकाश में चढ़ने लगा, खिड़की से बाहर नई दिल्ली का दृश्य धीरे धीरे छोटा होता गया। भारत में हमारे 48 घंटे के अनुभव का यहां अंत हो गया, लेकिन वह अंत नहीं था, बल्कि सब कुछ की शुरुआत थी। अगली सुबह विमान प्राग हवाई अड्डे पर उतरा। आगमन हॉल में माता पिता पहले से ही मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे। छात्रों ने उत्साह भरी आवाज में भारत की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। शुरुआत में माता पिता हैरान थे, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में गर्व झलकने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भारत इतना सुरक्षित और सुविधाजनक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वहां के लोग इतने दोस्ताना हैं। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था, मानो वे भी इस यात्रा में शामिल हुए हों। अगले हफ्ते स्कूल में एक छोटा सा चमत्कार हुआ। छात्रों ने सोशल मीडिया पर भारत की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दर्जनों पोस्ट दिखाई दिए। प्रतिक्रिया तेजी से फैली। दोस्तों ने प्रशंसा और आश्चर्य व्यक्त किया। भारत ऐसा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। चर्चाएं जोरों पर थीं। खासकर रात में सुविधा स्टोर पर खाने का वीडियो बहुत हिट हुआ।
रात में युवा लड़कियों के सुरक्षित रहने के दृश्य ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसे 200 से अधिक बार देखा गया। इस घटना ने माता पिता के बीच भारत के प्रति रुचि को तेजी से बढ़ाया। स्कूल की माता पिता बैठक में भारत मुख्य चर्चा का विषय बन गया। हम अपने बच्चों को भारत पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, ऐसी आवाजें उठने लगीं। मुझे खुद एक विशेष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं भारत में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया वह अन्य छात्रों और शिक्षकों को बता पाऊंगा। व्याख्यान के दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैंने ईमानदारी से भारत में अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्नत शहरी प्रणाली, उच्च नागरिक चेतना और सबसे महत्वपूर्ण विदेशियों के प्रति गर्मजोशी भरा आतिथ्य। श्रोताओं ने ध्यान से सुना। प्रश्न उत्तर सत्र में लोगों ने लगातार हाथ उठाए। भारत सचमुच इतना सुरक्षित है? शिक्षा का स्तर कैसा है? रहने की लागत कितनी है? हर कोई भारत की सच्चाई जानना चाहता था। मैंने केवल वही तथ्य बताए जो मैंने अपनी आंखों से देखे थे। व्याख्यान समाप्त होने के बाद कई छात्र मेरे पास आए। मैं भारत में पढ़ना चाहता हूं, कहां से शुरू करूं मैं? हिंदी कहां सीख सकता हूं मैं? भारत के विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? उनकी आंखों में अब पहले वाली अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि सपनों से भरी आंखें थीं। यह लहर अंततः शिक्षा जगत को भी प्रभावित करने लगी। शिक्षा मंत्रालय ने मेरे स्कूल से संपर्क किया और भारत की शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से उसकी पढ़ने की संस्कृति और आजीवन सीखने के दर्शन का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। मेरे स्कूल ने भी भारत के साथ विनिमय कार्यक्रम को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से भारत जाने की योजना बनाई। नई दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के साथ सिस्टर स्कूल समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, और सबसे आश्चर्यजनक था उन छात्रों में आया बदलाव जो स्वयं भारत गए थे। उसके बाद वे पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने कहा कि वे भारतीय छात्रों की लगन से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी मेहनत करने और आत्म सुधार करने का उनका रवैया देखा। मैंने चुपचाप सोचा कि यह यात्रा सिर्फ एक अध्ययन दौरा नहीं थी, बल्कि छात्रों के दिलों में आग लगाने वाली एक यात्रा थी, और वह आग उनके बड़े होने के बाद भी कभी नहीं बुझेगी। खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए मैं मुस्कुराया। धन्यवाद भारत, तुमने सचमुच उनका भविष्य बदल दिया है। जिन छात्रों के ग्रेड में उल्लेखनीय सुधार हुआ, उनकी संख्या बढ़ गई। उस अप्रत्याशित आपातकालीन लैंडिंग ने मेरे जीवन को बहुत बदल दिया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि मुझे भारत नामक इस देश को जानने और कई छात्रों के लिए नए क्षितिज खोलने का अवसर था। उस समय का डर एक अप्रत्याशित अवसर में बदल गया, और जो घटना कभी दुर्भाग्यपूर्ण समझी गई थी, अब एक आशीर्वाद जैसी महसूस होती है। मैं अभी भी अक्सर छात्रों के साथ उस कहानी के बारे में बात करता हूं। नई दिल्ली में बिताए 48 घंटे हम सभी के लिए कभी न भूलने वाली यादें हैं। उस अनुभव ने चेक गणराज्य और भारत के बीच दोस्ती का एक छोटा सा पुल बनाया। भारत अब हमारे लिए कोई दूर का देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसे हम सचमुच प्यार करते हैं, जहां हम फिर से जाना चाहते हैं। पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह एक छोटे से संयोग से शुरू हुआ एक बड़ा बदलाव था। मेरे 15 साल के शिक्षण करियर में यह कभी इतना सार्थक अनुभव नहीं रहा। छात्रों के लिए नए क्षितिज खोलने और स्वयं एक पुल बनने में सक्षम होने पर मुझे दिल से गर्व महसूस होता है। आज भी जब मैं हवाई अड्डे पर विमानों को देखता हूं तो मुझे उस दिन छात्रों के डर से भरे चेहरे और केवल 2 दिन बाद उनकी खुशी से चमकती आंखें याद आती हैं। वह सबसे बड़ा उपहार था जो भारत ने हमें दिया। मैं कामना करता हूं कि भविष्य में चेक गणराज्य और भारत के संबंध और गहरे हों। शिक्षा, संस्कृति और लोगों के दिल सब कुछ एक साथ जुड़े आपसी समझ का निर्माण हो। और मैं कामना करता हूं कि और लोग भारत का असली चेहरा पहचाने। लोगों की गर्मजोशी, सीखने के प्रति जुनून और दयालुता से भरा वह दिल, इन सभी ने मिलकर इस देश की सुंदरता को आकार दिया है। धन्यवाद। मैं दिल से भारत से प्यार करता हूं।